हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएफ एलडीसी एग्जाम बाय अभिषेक राज। कल के सेगमेंट में हम लोग आरटीआई एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर को देखे थे और उन सभी प्रश्नों पर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। आज का जो ये सेगमेंट है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के का सेकेंड पार्ट है और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए गए हैं। मैंने पहले ही बताया था कि 3 पार्ट में ये वीडियो होगा, तो एक पार्ट कल गया था और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और आज सेकेंड पार्ट आरटीआई एक्ट का ये सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे और ये यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आ सकते हैं। सभी प्रश्न जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है और एक एक प्रश्न जो है 3-3, 4-4 प्रश्नों को कवर करता है जो कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल पे रिलीज की जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर ले, वहां से डेली आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। ये मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट जो है आपकी परीक्षा को आप सफलता को सुनिश्चित करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो चाहे वो सब इंस्पेक्टर रूल 72 का हो, चाहे वह आईपीएफ रूल 70 का हो, चाहे वह एएसआई हेड कांस्टेबल रूल 70-72 का हो, सबके लिए अलग अलग हमने जो है प्रैक्टिस सेट बना रखा हुआ है और वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करके और अपने परीक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस पैदा होता है और जो प्रैक्टिस सेट बन रहे हैं वो उन प्रैक्टिस सेट में पूरे आपके परीक्षा के सिलेबस को देखते हुए उसको कवर करते हुए और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में उचित सॉल्यूशन के साथ, जो कि बिल्कुल डीप सॉल्यूशन होते हैं, उसके साथ जो है प्रश्न वहाँ से बनाए जाते हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका 70% काम जो है एप्लीकेशन के माध्यम से हो जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ लिए जा रहे हैं एप्लीकेशन में वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह माइनर मेजर एक्ट का हो, चाहे वह आरपीएफ प्रोफेशनल का हो, चाहे वह रेलवे एक्ट का हो या बीएनएस, बीएनएसएस या बीएसए का हो, ये सारी चीज़ों का उसमें समावेश होता है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश करते हैं और आप वहाँ से अपने टाइमिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो है प्रश्नों पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे प्रश्नों पर आपकी पकड़ बन सके। तो आप लोग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। अगर वेबसाइट पे आप लोग अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी वेबसाइट का जो है इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा हुआ है कि कैसे वेबसाइट पे आपको टेस्ट देना है। तो और अगर पीडीएफ आप बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का पीडीएफ अगर आपको लग रहा है कि पढ़ने की ज़रूरत है तो पीडीएफ भी अपलोड किया गया है। लगभग 1200 प्रश्नों का श्रृंखला जो है जो बीएनएस, बीएसए और बीएसए के थ्रू जो है उन प्रश्नों को रखा गया है। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो को पे अपना कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमारा अप्रिसिएशन हो। और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आरटीआई एक्ट का सेकंड पार्ट जो है आज हम लोग शुरू करते हैं। आरटीआई का सेकंड पार्ट, थोड़ा सा पेन को चेंज करने की जरूरत है, हमें लग रहा है। पहला क्वेश्चन नंबर 21 है, सूचना प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए कितने रुपए की राशि देनी पड़ती है? यानी सूचना की कोई प्रतिलिपि अगर आपको प्राप्त करना है तो कितने रुपए की आपको राशि देनी पड़ती है, इसके बारे में देखिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है 2 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 5 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 10 रुपये और ऑप्शन नंबर डी जो है यह क्या है 20 रुपये। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग जो है आरटीआई रूल, राइट टू इंफॉर्मेशन नियम 2012 को के सेक्शन 3 को हम लोग देखेंगे। सेक्शन 3 देखिएगा। सेक्शन 3 में कहा गया है कि आवेदन का जो फीस होगा, आवेदन की जो फीस होगी, मैं शार्ट में ही बता रहा हूं आपको, आवेदन की जो फी होगी वो कितने होगी 10 रुपये होगी। आवेदन की फी कितने होगी तो वो 10 रुपये होगी और आवेदन जो है यह 500 शब्दों में आवेदन होना चाहिए। अगर 500 से अधिक शब्द हैं तो भी जो है आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि सूचना की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए जो है 10 रुपये जो है 10 रुपये का जो है भुगतान करना पड़ता है, 10 रुपये की राशि जो है लगती है। और बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई राशि नहीं है, उनको मुफ्त सूचना मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए आगे प्रश्न जो है बने हैं जहां से आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ से आगे बढ़ने के पहले जो फी से संबंधित चीज़ें हैं वो 2-3 तरीके की आती है।
उसको भी देख लेते हैं। आप रूल 3 देख लीजिए, जिसमें रूल 3 में बताया गया है कि जो है 10 रुपये जो है आवेदन की फीस होगी, और शब्द जो है वो 500 शब्दों का जो है आवेदन होना चाहिए। अगर 500 से ज़्यादा भी होता है तो भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। ये हमारे सेक्शन 3 में दिया गया है। वहीं अगर सेक्शन 4 को देखते हैं तो सेक्शन 4 भी इसी से रिलेटेड है। तो सेक्शन 4 को देख लीजिए कि सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति कॉपी जो 2 रुपये, जो अगर सूचना उपलब्ध कराते हैं तो उसको प्रति कॉपी, जितनी आप कॉपी लेंगे उसकी प्रति कॉपी जो है 2 रुपये के हिसाब से उसको चार्ज किए जाएंगे। और वो साइज क्या होगा, A3 साइज होगा। A3 छोटा साइज होगा। A3 जो है A4 जो हमारा नॉर्मल होता है, और A3 छोटे साइज के पेपर पर जो है यह मुहैया कराया जाएगा। सेक्शन 4 में ही बताया गया है। और प्रति कॉपी जो है 2 रुपये का चार्ज किया जाएगा। अगर फ्लॉपी लेते हैं या कोई DVD लेते हैं, फ्लॉपी या अगर DVD लेते हैं तो में सूचना अगर लेते हैं तो इसका जो है 50 रुपये प्रति फ्लॉपी जो है इसको जो है चार्ज किया जाएगा। ये 4 के अंतर्गत है। अगर निरीक्षण और अवलोकन करते हैं, किसी भी दस्तावेज का, किसी भी डॉक्यूमेंट का निरीक्षण करना चाहते हैं, उसका अवलोकन करना चाहते हैं, तो पहले घंटे 1 घंटे जो है फ्री आप अवलोकन कर सकते हैं। 1 घंटे जो है फ्री अवलोकन करेंगे, और 1 घंटे के बाद जो है प्रति घंटे जो है जितने देर तक आप अवलोकन करेंगे, प्रति घंटे जो है यह 5 रुपये की दर से 5 रुपये प्रति घंटे की दर से आपको चार्ज किया जाएगा। तो ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है इसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो है RPF एक्ट का जो RTI एक्ट, RPF एक्ट में कह रहा हूँ, RTI एक्ट का सेक्शन 6 भी देखिएगा, जिसमें फीस संदाय के बारे में दिया गया है। तो RPF ये बार बार थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। RTI एक्ट का जो है रूल 3, रूल 4 और RTI अधिनियम का जो है सेक्शन 6 जो जरूर देखिएगा, फीस संदाय के बारे में यह बताते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 22 कह रहा है, किस प्रकार की व्यक्ति सूचना में मुफ्त प्राप्त सूचना जो है मुफ्त रूप प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है। तो ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, और गरीबी रेखा के नीचे यानी कि BPL। तो इसके लिए हमको जो है ये RTI रूल 2012 का इसका रूल 5 देखना पड़ेगा। रूल 5 में क्या दिया हुआ है? रूल 5 में दिया गया है कि जो है BPL या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों के लिए अगर वो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उनको जो है फीस संदाय में छूट दिया जाएगा, उनसे मुफ्त उनको सूचना दी जाएगी। तो यह जो किसमें इसके प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। यानी कि गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति को, यानी कि BPL कार्ड धारक को जो है यह सूचना मुफ्त में प्राप्त होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। क्या कह रहा है कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क कितना जमा करना होगा? सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क कितना जमा करना होगा? तो हमने जो है RTI रूल का रूल 2012 का रूल 3 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें क्या बताया गया है कि 10 रुपये जो है यह जो है फीस होगी। इसकी पिछले प्रश्न में इसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, अगर सूचना का संबंध मानवाधिकार उल्लंघन से है तो कितने दिनों के भीतर सूचना दिया जाएगा? ऑप्शन है 25 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 90 दिन। तो अगर मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई सूचना है तो 45 दिन के अंदर, यानी कि जो जब आवेदन किया जाएगा उससे 45 दिन के अंदर जो है उसकी सूचना दी जाती है, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित अगर कोई मसला है तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना न देने पर संबंधित अधिकारी पर कितनी राशि का दंड निर्धारित है? यानी कि अगर कोई ऐसा अधिकारी है जो सूचना देने से मना करते हैं तो उनको जो है दंड जो है कितने राशि का दिया जाएगा? तो इसके लिए जो है RTI एक्ट का सेक्शन
20 में क्या दिया गया है, सेक्शन 20 में बताया गया है कि सूचना देने पर अगर किसी अधिकारी के द्वारा सूचना देने से मना किया जाता है या मिथ्या सूचना दिया जाता है, गलत सूचना दिया जाता है या जानबूझकर गलत जो है जानकारी दी जाती है तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है दंड देना हो पड़ेगा। और इसकी अधिकतम सीमा जो है कितनी हो सकती है, अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है, 25,000 रुपये तक, यानी 25,000 रुपये तक का अर्थदंड दिया जा सकता है या 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे अगर सूचना देने में देरी करता है या सूचना देने से इनकार करता है तब। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है कि यदि सूचना व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित है तो कितने समय के भीतर इसका निस्तारण होगा, इस प्रश्न के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, तो ऑप्शन है 30 दिन, 90 दिन, 45 दिन और 3 दिन। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसको कितने समय के अंतर्गत जो है उसका निस्तारण होगा, तो उसका निस्तारण होगा 48 घंटे के अंदर। देखिए ये ऑप्शन में 48 घंटे नहीं है, यह दिन हो गया है, गलत टाइप हो गया है। यहाँ मैं एक ऑप्शन बढ़ा देता हूँ, 48 घंटे या 2 दिन कह लीजिए, या इस ऑप्शन नंबर डी को ही आप 2 दिन कर 48 घंटे। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ई होगा, यानी कि अगर सूचना जो है व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर में जो है उस सूचना जो है दी जाएगी, सूचना का निस्तारण किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 48 घंटे। अगला प्रश्न है, आरटीआई के तहत आवेदक प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या प्राप्त नहीं कर सकता है? तो सरकारी निर्णय की प्रति प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। गोपनीयता की सूचना ये भी ले सकता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए छूट गया है, डी, उपरोक्त सभी, ऑल एबव, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आरटीआई के तहत आवेदक जो है अच्छा क्या प्राप्त नहीं कर सकता है, ये चीज इसमें दिया है कि क्या प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है गोपनीयता की सूचना, गोपनीयता की सूचना जो है प्राप्त नहीं कर सकता है। आरटीआई के तहत आवेदक जो है गोपनीयता की सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आरटीआई 2005 के तहत नागरिकों को किस विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको देखिए, ये प्रश्न आपका आ भी सकता है। तो पूछा जा रहा है कि आरटीआई 2005 के तहत नागरिकों को किस विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है? ऑप्शन ए नंबर है, ए है खुफिया और खुफिया एजेंसी या सुरक्षा एजेंसियां, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या इनमें से कोई नहीं। तो आरटीआई एक्ट के तहत जो है खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों के बारे में जो है जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। किसमें बताया गया है? यह जो है आरटीआई एक्ट के सेक्शन 20 में बताया गया है। सेक्शन 20 में बताया गया है कि जो है खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों, सीआईएसएफ हो गया, आईबी हो गया, तो इन सब का जो है इन सब के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यह आरटीआई एक्ट के सेक्शन 20 में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 चलते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य में क्या सही नहीं है? देखिए यहाँ पे निगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जब भी निगेटिव प्रश्न पूछा जाए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। प्रश्न को भले आपको देखने में प्रश्न आ रहा है, लेकिन प्रश्न को आप जरूर बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, और अगर ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो मिस्टेक होने का चांस बन ही जाएगा। तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य में क्या सही नहीं है। अच्छा देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि प्रश्न आपके एक तार्किक लेवल को की जांच की जाती है कि आपका जो तार्किक लेवल क्या है। तो ये प्रश्न उसी तरीके का है। ये प्रश्न आपको कहीं किसी किताब में इस तरह के प्रश्न नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न आपके जो व्यक्तिगत आपकी समझ है, जो व्यक्तिगत नॉलेज है, उस वहाँ से ये इस तरह के प्रश्नों का होता है। और इस तरह के प्रश्न को आप, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करना। तो सरकार का ये दक्ष प्रचालन, और दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार को रोकना, ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्रात्मक आदेश की संप्रभुता को बनाए रखना, ये भी सही बात है। डेमोक्रेटिकल जो आइडियल है उसको जो है बनाए रखना, यह भी सही है।
जीवन स्तर को ऊपर उठाना जो है, यही जो है ऑप्शन सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, जीवन स्तर से कोई मतलब नहीं। सूचना का अधिकार का जो उद्देश्य है, इसका जीवन स्तर से कोई इसका मतलब नहीं है। इसका जो ये तीनों ऊपर के हैं, सरकार के दक्ष प्रचारण सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को रोकना, लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना, ये जो है तीनों जो है इससे ये करते हैं। और बाकी ये निगेटिव, इसमें क्या, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 30 है, विश्व के में कितने देशों में आरटीआई लागू है? विश्व में कितने देशों में आरटीआई लागू है? तो बता दें आपको, भारत समेत 80 देशों में वर्तमान में आरटीआई लागू है। 80 देशों में जो है आरटीआई जो है लागू है। और सबसे पहले जो है आरटीआई को लागू करने वाला देश कौन सा है? तो वो है स्वीडन। स्वीडन ने सबसे पहले जो है अपने देश में जो है आरटीआई को लागू किया। स्वीडन के बारे में कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पे जो है, बिल्कुल जो सूचना अधिकार के अंतर्गत जो है फ्री जो है सूचना जो है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि 80 देशों में जो है आरटीआई लागू है। भारत समेत 80 देशों में जो है आरटीआई लागू है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए वो प्रश्न आ भी गया जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। किस देश में मुफ्त और तत्काल सूचना देने का प्रावधान है? तो स्वीडन जो है, स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपने देश में आरटीआई को लागू किया। और स्वीडन में जो है मुफ्त और तत्काल सूचना देने का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वीडन में जो है मुफ्त और तत्काल सूचना देने का प्रावधान है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम किस देश में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया? तो इस प्रश्न का भी सही ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि स्वीडन में जो है सबसे पहले सूचना के अधिकार को लागू किया गया। सबसे पहले कहाँ किया गया? तो स्वीडन में। तो सबसे पहले देखिए स्वीडन में, मैं देख रहे कुछ देशों का यहाँ पे आपको डेटा बता देता हूँ। स्वीडन में सबसे पहले लागू किया गया कब? 1966 में। 1966 में जो है लागू किया गया। फिर उसके बाद कहाँ किया गया? फिर कनाडा किया गया, कनाडा में किया गया। कनाडा में भी जो है 1982 में जो है आरटीआई लागू किया गया। उसके बाद फ्रांस में किया गया। फ्रांस में जो है यह 1978 में जो है लागू किया गया आरटीआई को। मैक्सिको में लागू किया गया कि कस्बे कब? 2002 में। और सबसे लास्ट में जो है भारत में लागू किया गया। भारत में 2005 में जो है यह सूचना का अधिकार जो है लागू किया गया था। तो इस तरह से सबसे पहले जो है कि सूचना का अधिकार किस देश में लागू किया गया? स्वीडन में लागू किया गया 1966 में। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आरटीआई 2005 से पहले भारत के कितने राज्यों में लागू था? तो आरटीआई 2000 पहले से जो है सबसे जो है आरटीआई 2005 से पहले भारत में जो है कितने राज्यों में लागू था? तो यह जो है सबसे पहले दो राज्यों में लागू था। शुरुआत में यह 2 राज्यों में लागू था। कौन कौन राज्य थे? तो तमिलनाडु में था। तो तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु सूचना का अधिकार, तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम यह लागू था। इसका नाम था तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम, जो केवल तमिलनाडु के लिए था और यह 1997 में लागू हो गया था। और एक राज्य और था गोवा। गोवा में भी लागू था। गोवा में जो लागू था गोवा राज्य में, वो क्या था? गोवा सूचना का अधिकार अधिनियम लागू था। यह गोवा में लागू था। तो गोवा में कब था? तो यह गोवा में 1997 में जो है यह गोवा में। तो सबसे पहले जो है 2 राज्यों में लागू था, लेकिन उसके बाद जो है 9 राज्यों में यह जो है सूचना का अधिकार जो है का अधिनियम जो है यह 9 राज्यों में लागू हुआ। जिनमें कौन कौन थे? सबसे पहले कर्नाटक में ये सारे, उसके बाद कर्नाटक में जो है कर्नाटक में लागू हुआ सन 2000 में। दिल्ली में लागू हुआ। दिल्ली में 2001 में दिल्ली में लागू हुआ। फिर असम, यहाँ में थोड़ा सा जगह का अभाव है। असम, मध्य प्रदेश,
राजस्थान और महाराष्ट्र यहाँ 2002 में लागू हुआ, और J&K जम्मू एंड कश्मीर में 2004 में लागू हुआ। तो इस तरीके से 9 राज्यों में लागू था। आरटीआई से पहले जो है, जब आरटीआई अधिनियम आया, भारत में केंद्रीय आरटीआई आया, उसके पहले 9 राज्यों में जो है यह आरटीआई लागू था, जो कि सभी स्टेट के नाम से अलग अलग यह जो है केवल स्टेट में ही लागू होते थे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया? सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया? तो यह जो है वर्ष 2002 में जो है सूचना की स्वतंत्रता का विधेयक जो है पारित किया गया 2002 में। यह क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जब हमारा आरटीआई एक्ट 2005 लागू नहीं था, तो उसके पहले जो है यह विधेयक सबसे पहले 2002 में जो है यह विधेयक सूचना की स्वतंत्रता विधेयक जो है यह पारित किया गया 2002 में। उसके बाद ही जो है यह आरटीआई एक्ट 2005 आया, और आरटीआई बिल जो है पास हुआ, और 2002 को एक तरह से देखा जाए तो ये सूचना की स्वतंत्रता जो है यह जो है आरटीआई का पहला, इसके पहले जो उसका नाम था उसको सूचना की स्वतंत्रता विधेयक या अधिनियम कह सकते हैं। तो 2002 में जो है यह सूचना की स्वतंत्रता विधेयक जो है पारित हुआ था 2002 में। अगला प्रश्न है, आरटीआई को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरटीआई, अब यहाँ से ये भी प्रश्न हो सकता है, देखिए प्रश्न आपको समझने के ऊपर है। यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि आरटीआई एक्ट जो है कब अधिनियमित किया गया, ये भी प्रश्न बन सकता है। सबको मालूम है जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो जो वो अधिनियमित उसको माना जाता है, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से 3 डेटा आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है 12 मई 2005। यह क्या है? यह जो है लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों सदनों में जो है यह बिल जो है पास हुआ। 12 मई 2005 को लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों जो सदन है, दोनों सदनों में जो यह बिल जो है पास हुआ और पारित हुआ। 15 जून 2005 यह क्या हो गया? राष्ट्रपति के द्वारा जो है इस पे हस्ताक्षर किया गया। राष्ट्रपति के द्वारा इस पे हस्ताक्षर हुए, और हस्ताक्षर होने के बाद आपको प्रोसीजर मालूम है, उसके बाद से जो है राजपत्र में एक सूचना निकाली जाती है। तो 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी मिली, या 15 जून 2005 को यह अधिनियमित किया गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 जून 2005। एक डेटा और याद है, इसको याद रख लीजिए जो कि महत्वपूर्ण है। 12 अक्टूबर 2005 का ये डेट याद रख लीजिएगा। यह क्या है? संपूर्ण भारत में लागू हो गया यह आरटीआई एक्ट। तो ये 3 डेटा आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनने के चांसेस हैं, बन सकते हैं। तो यह अधिनियमित कब हुआ? 15 जून 2005 को, या कह लीजिए कि राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो 15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, और 12 अक्टूबर 2005 को यह संपूर्ण भारत में लागू हो गया। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न क्या 36 का रहा है, आरटीआई में कुल कितनी धाराएं और कुल कितने चैप्टर हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें जो है 6 अध्याय हैं। पूरे आरटीआई एक्ट में कितने हैं? 6 चैप्टर हैं, 31 सेक्शन हैं, लास्ट 31 जो है यह निरसन है, और इसमें 2 अनुसूचियां यानी 2 शेड्यूल भी हैं, 2 अनुसूचियां, तो इसमें 2 अनुसूचियां भी हैं। तो ये इस तरह की कोई प्रश्न बनते हैं तो इसको देख लीजिएगा। 6 अध्याय हैं, 31 सेक्शन हैं और 2 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 धाराएं व 6 अध्याय हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है कि आरटीआई एक्ट में नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति किस धारा के तहत उल्लेखित है? अच्छा, ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। देखिए यहाँ पे 31, 32, 33, जबकि 32, 33 तो है नहीं, 31 तक जो है आपका जो है एक्ट है। तो सबसे पहले जब कुछ चीज़ों को हम इसमें जान लेते हैं कि जो आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट के सेक्शन 27 में जो है और सेक्शन 28 में जो है नियम बनाने की शक्ति दिया गया है। तो 27 में क्या बनाया गया है कि समुचित सरकार की शक्ति, नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति,
समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। समुचित सरकार की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति जो है सेक्शन 27 में जो है समुचित सरकार की शक्ति हो गई। और 28 में जो है सक्षम प्राधिकारी की शक्ति, नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति के बारे में जो है बताया गया है। यह जो है नियम 28 में बताया गया है। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 27 में जो है समुचित सरकार और नियम सेक्शन 28 में जो है सक्षम प्राधिकारी द्वारा की शक्ति जो है नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। और यह जो है आरटीआई रूल 2012 जो है इसी के संदर्भ में बना हुआ है। तो यह जो है क्या हमारा प्रश्न पूछा केंद्र सरकार की शक्ति किस में है, तो केंद्र सरकार की शक्ति जो है 27 में होगा। यहाँ 27 नहीं है, इसको करेक्शन कर लीजिए, इसको हम 27 मान लेते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा। 27 धारा 27 में बताया गया है कि समुचित सरकार जो है नियम 27 के अंतर्गत जो है आरपीएफ रूल बना सकते हैं या रूल में संशोधन कर सकती है। तो आरपीएफ रूल हमारा है, आरपीएफ रूल से भी यहाँ पे प्रश्न है। आरपीएफ रूल यहाँ थोड़ा सा आरटीआई रूल, थोड़ा सा आरपीएफ रूल बार बार आ जा रहा है इसके लिए। तो 2012 है और इसमें क्या है 15 रूल है। इसमें कितने रूल हैं, तो 15 इसमें रूल हैं। तो रूल से भी इसमें प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है 38 है कि सूचना का अधिकार किसको प्राप्त है। सूचना का अधिकार किसको प्राप्त है, तो ये प्रश्न तो कोई भी लगा लेगा। हमें लग रहा है कि जो बिल्कुल अभी स्टार्ट किया होगा वो भी लगा लेगा। सूचना का अधिकार भारत में जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल भारतीय के नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार जो है प्राप्त है। इसका ऑप्शन भी देख लेते एक बार, भारतीय व विदेशी नागरिक, ये गलत है। केवल पिछड़े वर्ग को, पिछड़े वर्ग नहीं, संपूर्ण पूरे भारत के सभी नागरिकों को और उपरोक्त सभी। तो यह केवल भारतीय नागरिकों को जो है सूचना का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 का है आरटीआई के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्व किस धारा में उल्लेखित है। तो जो आरटीआई का ये पूछ रहा है कि लोक प्राधिकारियों का दायित्व जो है किस धारा में है, इसके बारे में। तो सबसे पहले देख लिए जो लोक प्राधिकारी है, लोक प्राधिकारी को आरटीआई एक्ट सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दिए गए हैं 2 के H में जो है लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। लोक प्राधिकारी को, यह महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ये प्रश्न में कई बार आया है। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2H में जो है लोक प्राधिकारी को बताया गया है। और अगर 2 का ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। इसको जो है सक्षम प्राधिकारी जो है 2E में सक्षम प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। आते हैं अपने प्रश्न पे, लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को किस धारा में बताया गया, तो धारा 4 में जो है, धारा 4 के अंतर्गत जो है बताया गया है कि लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं के बारे में बताया गया है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें 4 पॉइंट है जहां से प्रश्न बनते रहते हैं। 4 के पॉइंट 1 में क्या दिया गया है, तो 4 का पॉइंट 1 चूंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ इसलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार कि सूचना के अधिकार को सुगम बनाने के लिए जो है कंप्यूटर और के अंतर्गत जो है कंप्यूटर और अन्य जो भी प्रणालियां हैं, जो भी विभिन्न प्रणालियां हैं, उनका प्रयोग जो है लोक प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। यह 1 में बताया गया है। 4 के क्लॉज 2 में बताया कि इंटरनेट माध्यमों से सूचनाओं को का शीघ्र निस्तारण जो है यह 4.2 में बताया गया है। 4 का जो 3 है इसमें बताया गया है कि जो है सूचना के अधिकार को ऐसे रूप में प्रचारित करना जो कि सूचना के अधिकार को सुगम बनाता हो। और 4 के 4 में जो है यह बताया गया है कि सभी सूचनाएं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से कम समय में और कम खर्च में पहुंचे। तो ये चारों जो है दिया गया है। इसमें हमारा प्रश्न था कि लोक प्राधिकारियों के दायित्व किस में बताए गए हैं, तो धारा 4 का 1 जो है लोक प्राधिकारियों का दायित्व 4 का 1 में कह सकते हैं। वैसे 4 में लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं के बारे में बताया गया है। तो 4 का 1 इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है सूचना का अधिकार भी आता है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ इसका अनुच्छेद 19 जो है हमारा संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 19 जो बताता है जो है वह जो है इससे आच्छादित है।
तो यह हमारा क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। कभी यहाँ से प्रश्न बनता है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो यह एक संवैधानिक अधिकार है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि सूचना का अधिकार क्या विधिक अधिकार है, क्या संवैधानिक अधिकार है, क्या इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो यह इसको ध्यान रखिएगा, यह हमारा एक संवैधानिक अधिकार है और अनुच्छेद 19 से जो है आच्छादित है। 19 का जो 1 है, क्लॉज 1 है, यही बताता है कि मौलिक अधिकार जो कि बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है देता है, उससे संबंधित है। तो 19 के 1 में जो है शांति से कहीं पे इकट्ठा होना, भारत के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता और बोलने और भाषण देने की स्वतंत्रता जो है के लिए जो है हमें ये मौलिक अधिकार जो है हमको जो है राइट देता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जो है यह सारगर्भित है। तो अभी लास्ट पोर्शन को हम लोग देखेंगे अगले सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। अगले वीडियो में फिर आप से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आरटीआई एक्ट को समाप्त करेंगे। इसके बाद से पास्को एक्ट शुरू किया जाएगा या जेजे एक्ट शुरू किया जाएगा। जो भी 4-5 आपके माइनर के पोर्शन हैं, सबको हम लोग जो है इस वीडियो के रूप में आपको देंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका एमसीक्यू में आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसका पीडीएफ भी हम क्यूबिक्स क्लासेस के एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं और अपने जो ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिसको हमको अपने परीक्षा के दौरान बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको राजभाषा को बिल्कुल क्लियर कर देना है। राजभाषा के से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, लगभग 150 प्रश्नों का सेट मैंने आपको पहले ही दिया है, यहाँ से वीडियो के रूप में और ऑडियो के रूप में, और आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आपके चैनल पे, आपके जो है क्यूबिक्स क्लासेस के एप्लीकेशन पे जो है वह उपलब्ध हो जाएगा। उसको अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन उसको डाल दिया जाएगा। उसके अलावा जो माइनर एक्ट है, माइनर एक्ट का पोर्शन भी बहुत सॉलिड है। यहाँ से भी आपको 6 से 7 नंबर आप एक्वायर कर सकते हैं, जिसमें से कि 4-5 धाराएं हैं, 4-5 अधिनियम है। आरटीआई है, जेजे एक्ट हो गया, पास्को एक्ट हो गया, आपका तंबाकू प्रिवेंशन एक्ट हो गया, एनडीपीएस हो गया, एनएचआरसी हो गया। तो इन सब का एक प्रॉपर जो है ई बुक में जो है हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट करके बना रहे हैं और वो प्रश्न आप तक पहुँचेंगे और उस पर आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान रखिए। एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि प्रैक्टिस सेट पर आप डेली प्रश्न लगाइए। आप यहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आती रहती है। मैक्सिमम जो लोग भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो 70-80 के बीच में परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है। और जब प्रैक्टिस सेट हम लोग देते हैं तो उस प्रैक्टिस सेट में उसको इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड, इसको कई रूप में जो है सेट को हम लोग आपको देते हैं, ताकि आपके हर तरह की प्रैक्टिस हो। अगर पेपर आपका मॉडरेट बनता है तो भी आप कर सकें, अगर इजी बनता है तो भी आप कर सकें, अगर प्रश्न आपका बहुत हाईली जाता है तो भी आप उन प्रश्नों को लगा सके। तो हर तरह के प्रश्नों का हम लोग समावेश करते हैं। बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए का फियर भी आपको समाप्त करने के लिए हम लोग वहाँ से कुछ उस तरह के प्रश्नों को डालते रहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। अगर प्रैक्टिस करेंगे आप प्रैक्टिस सेट पे, तो आपकी 70% तक की सफलता सुनिश्चित यहाँ से हो जाएगी। 40 सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।